गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ वर्चुअल एकेडमी। आज हम लोग जो करने जा रहे हैं दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ये पूरा ऐसा टॉपिक है बेटा जो इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उस पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो भी थिंकिंग है, आपकी जितनी भी समझ है उसको और एनहांस कर देगा। सो जस्ट बी वेरी स्पेसिफिक टुवर्ड्स दिस कंसेप्ट एज कंसेप्चुअल नॉलेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स क्या लेता है, कितना लेता है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट कंसेप्चुअली अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका पूरा सब्जेक्ट की समझ को और बढ़ाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा बेटा दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। ओके, सो हम लोग जो प्रिसाइसली आज स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और बाद में इन लेटर क्लासेस हम लोग कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू को पढ़ेंगे। एज आई ऑलवेज से कि मेरे हिसाब से अगर हमारे पास कंसेप्ट क्लैरिटी है, अगर हम किसी भी चीज को समझ रहे हैं तो उसको हमको प्रेजेंट करना इजी हो जाता है। So it's more about the understanding of the topic. Okay, let's start with the cost of production. ये समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमको दिमाग में रखनी चाहिए कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज अगर आप जीडीपी, आपने कई बार न्यूज के अंदर इधर उधर सुना होगा जीडीपी। व्हाट इज दिस जीडीपी? दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन। तो आपकी कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब मिला जुला के ही बेटा बनाता है आपकी इकोनॉमी को। आपके आसपास जो भी इकोनॉमी है, जितना भी मनी का फ्लो इधर उधर हो रहा है पूरी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी मतलब एक टेरिटरी, इंडिया की इकोनॉमी के अंदर जो भी मनी फ्लो हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्या मैकेनिज्म है उसके पीछे का, दैट ऑल वी स्टडी इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ध्यान से समझना। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जनरल चीज क्लियर करा रही हूं, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई गेस कि आप सबको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं आपको पता होगा, बट एज टू मेक द टॉपिक मोर क्लियर आपको इसका अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। ऑल्दो हमने क्लास 9 के अंदर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसी भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास मेनली 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारी किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। अगर इनमें से मैं कोई एक चीज भी निकाल दूं तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। ओके, अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी रन नहीं करेगी। व्हाट इज दिस लैंड? लैंड रेफर्स टू ऑल द रॉ मटेरियल, ऑल दैट मटेरियल व्हिच यू गेट फ्रॉम लैंड। मतलब द प्रीमाइसेस, वो जो जगह है जहां पे आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्लस प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स चाहिए वो सारा का सारा आपको कहां से मिलता है? लैंड से। ओके, सो दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर मतलब everyone who is concerned in the production, who is giving his I guess के अपना efforts डाल रहे हैं, जो भी लोग अपना efforts डाल रहे हैं, चाहे वो लेबर है, तो आगे जो हम लोग लेबर समझते हैं वैसा, या फिर at any level, if you are a CEO of the company also, you are a labor in economics. Okay, anyone who is contributing towards the production as a human activity, मतलब कुछ भी काम करके और वो प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? मेरा लेबर। कैपिटल मीन्स इन्वेस्टमेंट, वो जो पैसा आप लगाते हैं प्रोडक्शन करने के लिए। पैसा आप कहाँ लगाते हैं? मशीनरी पे, है ना, प्रीमाइसेस पे। ये सारा चीजें जो आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट है, आपकी मशीनरी है, ये सारी चीजें आपका क्या बनाती है? दिस इज योर कैपिटल। दिस इज योर आई गेस फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड दिस इज अ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन तीनों को मिला देते हैं और लास्ट में बच जाता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन हु हैज गैदर्ड ऑल दीज 3 रिसोर्सेज। एंटरप्रेन्योर इज द वन हु हैज गॉट द आइडिया टू एक्यूमुलेट ऑल दीज रिसोर्सेज। इन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके इनसे कुछ प्रोडक्शन करने का जिसके दिमाग में आइडिया आया है और जो इतना रिस्क लेने के लिए तैयार हुआ है, that person is my entrepreneur.
Okay, so entrepreneur is the one who has conceived with the idea of running a business for production. प्रोडक्शन करके एक बिजनेस चालू करने का जिसको आइडिया आया है, दैट इज एंटरप्रेन्योर. अब ये जो एंटरप्रेन्योर है बेटा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है. अगर ये नहीं होता तो इन तीनों में से किसी का भी कोई काम नहीं था. हमारे आसपास बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा होता है, हमारे आसपास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, क्या हम उसको प्रोडक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. लेबर भी बहुत सारी है, क्या हम उसको प्रोडक्शन में अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. कैपिटल भी बहुत सारा है हमारे पास, क्या आप उसको प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते. जब तक कि एंटरप्रेन्योर मतलब कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल जिसके दिमाग में आइडिया आया है कि कुछ प्रोडक्शन करना है और उसने इन तीनों रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उनसे कुछ प्रोड्यूस किया है, कोई प्रोडक्ट बनाया है या फिर कुछ सर्विस दी है. प्रोडक्शन के अंदर बेटा सर्विस एंड प्रोडक्ट दोनों ही हम लोग लेते हैं ना. लैंड को अब ये जो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं बेटा, ये लोग सब अपने अपने हिसाब से जितनी भी मेहनत कर रहे हैं, इनको क्या मिलता है? रिटर्न. दे ऑल गेट अ रिटर्न. व्हाट इज दिस रिटर्न? लैंड गेट्स रेंट, लेबर गेट्स wages or salary, you can say wages or salary at any level you are. Okay, then capital gets its interest, entrepreneur gets its share of profit. क्या मैं कह सकती हूँ कि जब हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं, we means doing economic activity all over. अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको अपना अपना रिटर्न चाहिए. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये चारों मिलके जब काम करते हैं तो किसी भी चीज का, किसी भी प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का प्रोडक्शन होता है. इन चारों को भी कुछ ना कुछ रिटर्न चाहिए, तभी ये मेहनत करेंगे, तभी ये काम करेंगे. लैंड को रेंट चाहिए, ओके, लेबर को सैलरी और वेजेस, मतलब सबको अपना अपना रिटर्न चाहिए. कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट चाहिए. अब अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर इन तीनों चीजों को मिला दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग इसको कॉस्ट मान लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे हम इसको क्या मान लेते हैं? कॉस्ट. और फिर जो बचता है, मतलब आपने कॉस्ट, ये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया. दिस इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर अकाउंट्स. आप कैसे प्रॉफिट निकालते हैं? आप प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इस तरह से आप क्या कर लेते हैं बेटा? अकाउंट्स के अंदर हम लोग प्रॉफिट इस तरह से निकाल लेते हैं. वाइल एज इकोनॉमिक्स में ऐसा नहीं मानते. हम इकोनॉमिक्स के अंदर जब बात करते हैं, अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है. अकाउंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू किसके लिए है? रिकॉर्डिंग के लिए है. वेल, इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू इज फॉर प्लानिंग, है ना. इकोनॉमिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्ट मैटर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल अलग है. इकोनॉमिक्स ऐसा बोलता है कि अगर एंटरप्रेन्योर को अपना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, वो भी किस लिए काम कर रहा है? ही इज ऑल्सो डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर मेरे एंटरप्रेन्योर को उसका जो ड्यू प्रॉफिट है वो नहीं मिलेगा तो व्हाई ही विल वर्क? एंड द क्वेश्चन इज वेरी ऑब्वियस कि वो मेहनत ही क्यों करेगा, वो इन सबको इकट्ठा क्यों करेगा कि अगर उसको एंड में कुछ नहीं मिल रहा है तो. सो दे से कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ये चारों चीजें आती हैं, नॉट ओनली 3. A certain share, a certain percent of profit is considered as a part of production cost in economics. अगर कम से कम इतना प्रॉफिट जितना वो मेहनत कर रहा है उसका उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, किसको? एंटरप्रेन्योर को, तो वो मेहनत ही नहीं करेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. This you will remember always. Whenever you are studying economics, you will remember this thing. Okay, why? Because if I am talking about cost, then all these 4 things are included in the cost. Fine. So now, अब इसके आगे बढ़ते हैं. इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा हम लोग कॉस्ट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैंने आपको पहले बताया इन इकोनॉमिक्स वी आर स्टडिंग एवरीथिंग विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसीजन मेकिंग. हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं. वी वांट टू डिसाइड, ओके, इकोनॉमिक्स, इन द इकोनॉमी व्हाट वी शुड प्रोड्यूस, हाउ वी शुड प्रोड्यूस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव टू डिसाइड.
So let's talk about types of cost. First one, real cost. As per your book, it's a first one is your real cost. What is this real cost? We will talk. Second one is opportunity cost. And third one is monetary cost. Well, as you can see कि मैंने इसको मॉनेटरी कॉस्ट लिखा है, ठीक है. सो ऑब्वियसली कि ये जो दोनों कॉस्ट हैं, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बोथ आर पार्ट ऑफ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट. Both these are part of non-monetary cost. Means one we have non-monetary cost and monetary cost, but it starts with the real cost. What is this real cost? जो अभी मैंने आपको बात की, जस्ट अभी 1 मिनट पहले मैंने आपको बताया कि जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं. दे डू लेबर. मतलब लैंड अगर अपने अंदर से कुछ लेने देता है, फॉर एग्जाम्पल वी डू माइनिंग, ओके, वी डू एग्रीकल्चर वर्क टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फॉर द फैक्ट्रीज, तो वो सारी चीजों को भी मेहनत लगती है, ठीक है. उन सब चीजों को भी आपको कुछ ना कुछ रिटर्न देना पड़ता है. वो जो मेहनत है, रिटर्न है, वो सारा द फैटिग, द लेबर, द बोर्डम, द स्ट्रेस विच ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेक, ठीक है. सब अपने अपनी तरीके से एक बर्डन लेते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है. अगर लैंड ऐसे पड़ी रहती तो उसको कोई बर्डन नहीं आता. अगर वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है तो लैंड इज टेकिंग द स्ट्रेस, ठीक है. लैंड को भी वहां पे टेंशन बिल्डअप होता है, प्रोडक्टिविटी जो उसका फर्टिलिटी है वो डाउन जाता है, एवरीथिंग इट टेक्स, ओके. देन लेबर भी अपना मेहनत कर रहा है, फिजिकल वर्क कर रहा है, तो ही इज टेकिंग द फैटिग एंड ही इज टेकिंग द स्ट्रेस टू डू द वर्क. देन अगेन कैपिटल आप रिस्क लगा रहे हो, आप रिस्क के ऊपर आप कुछ काम कर रहे हो, कैपिटल भी कुछ कर रहा है. Then if we are talking about entrepreneur, तो entrepreneur तो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा है ये सारा काम करने का. So इन सबको क्या चाहिए? They want their real cost. That is what real cost. The stress, the burden, the fatigue which they undergo, all the factors of production. That is my real cost. Now ma'am, कैसे पता लगेगा कि किसने कितनी मेहनत की है? मेहनत को आप कैसे measure कैसे करोगे मेहनत को? That we cannot measure. That is why it is a part of non-monetary cost. Getting the point? If we talk about for planning, real cost, opportunity cost, these are non-monetary costs and these are very important if we want to go for planning. Okay. Now for example, okay, आपको अपनी लाइफ के अंदर भी कुछ भी डिसाइड करना होता है, ठीक है. You got a first and foremost question after completing 10th कि आप कॉमर्स लेना चाहते हैं या फिर साइंस लेना चाहते हैं, ठीक है. कुछ बच्चों ने ऐसा सुना होगा कि साइंस में बहुत मेहनत है और कॉमर्स इजी है, ठीक है, और आर्ट्स तो और भी इजी है. नाउ यू टुक द डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इजीनेस. कैन आई से दैट कि यू वर जस्ट कैलकुलेटिंग और यू वर जस्ट इवैल्यूएटिंग द रियल कॉस्ट कि आपको आगे जाके कितनी मेहनत करनी पड़ेगी. सी आपको स्कूल के अंदर फीस सेम ही भरना है. यू वर नॉट थिंकिंग कि आपकी फीस किस में कम होगी किस में ज्यादा होगी. यू वर नॉट थिंकिंग दैट. यू वर थिंकिंग कि आप क्या कर सकते हो, आपको किस में कम मेहनत लगेगी. That is when you were talking about the real cost. हम कुछ भी काम करने के लिए कब तैयार होते हैं? हमको जब वहां पे पता होता है कि कितनी मेहनत लगने वाली है, क्या टाइम लगने वाला है, मेरे को कितना स्ट्रेस पड़ने वाला है, एवरीथिंग वी कैलकुलेट, डोंट वी? Not only monetary cost, we calculate all these things also. So this is a part of my real cost. When I am calculating, when I am estimating my fatigue, my stress, and my physical labor, everything which I am calculating or evaluating, I cannot calculate but I can evaluate. I can feel that okay, यहाँ पे मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. I don't want to do that. This would be easy for me. I would like to do that. ठीक है. For example, आपको एक घर में मेहमान आने वाले हैं. मम्मी ने बोला या तो फिर आप क्लीनिंग का काम कर लो या तो फिर आप कुकिंग का काम कर लो. आपको और आपकी भाई के बीच में उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया, ठीक है, कि किसी एक को क्लीनिंग करना है घर का, ठीक है, और किसी एक को कुकिंग करना है. मॉम इज नॉट फीलिंग वेल, ठीक है. तो नाउ अब आपको डिसाइड करना है
कि आपको क्या करना है। सी यहाँ पे मनी तो इन्वॉल्व ही नहीं हुआ, बट यू आर टेकिंग द डिसीजन। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको किस में इजी पड़ता है, ठीक है। एक भाई ने बोला मैं क्लीनिंग करूंगा क्योंकि वो इजी है, खाना बनाना नहीं आता, ठीक है। दूसरे भाई ने बोला कि मेरे को खाना बनाना आता है, मेरे को वो इजी लगता है, तो उसने फूड का काम ले लिया और एक भाई ने क्लीनिंग का काम ले लिया। सो कैन आई से दैट के रियल कॉस्ट यू वर इवैल्यूएटिंग? यस, ठीक है, दैट इज योर रियल कॉस्ट। cannot be measured in money, but while taking decision this is important, ठीक है। so that was your real cost. Now talking about opportunity cost, this is very important, this is very important. what is this opportunity cost? opportunity का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी काम आप जो कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी आती है, अपॉर्चुनिटी मतलब कोई भी मौका आपको आता है, ठीक है, तो उसको आप कैश करना चाहते हैं। सो नाउ द थिंग इज, हम लोग यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी की कॉस्ट क्या है। बहुत ध्यान से समझो, मार्क माय वर्ड्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग, द कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग। फोरगोइंग का मतलब होता है छोड़ देना, छोड़ देना, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ फोरगोइंग नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। नाउ आपको ऐसा लगा, नाउ जस्ट टेकिंग योर एग्जांपल, ठीक है, इकोनॉमी के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपको कंसेप्ट समझाने के लिए आपका एग्जांपल लेते हैं। नाउ फॉर एग्जांपल, आपको जब 10th के बाद डिसाइड करने के लिए दैट यू वांट टू टेक कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ठीक है। कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो थियोरेटिकल पोर्शन में अच्छा है, ठीक है, तो वो बोलता है कि मुझे आर्ट्स लेना है। सो यू आर कैलकुलेटिंग योर रियल कॉस्ट, बट आफ्टर दैट, ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर मैं अंकलेश्वर की बात करूं, द प्लेस वेयर वी आर, सो यहाँ पे अगर आपको कोई आर्ट्स का अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, ठीक है, सो आपने आर्ट्स छोड़ दिया, आपने आर्ट्स छोड़ दिया, ठीक है, और आप नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ढूंढ रहे हो कि अगर आर्ट्स नहीं तो फिर मैं कॉमर्स ले लेते, ठीक है। You are not thinking about science. Why? Because that is not in your list. That is not the best alternative. Best alternative, ठीक है, वो नहीं है आपका। तो आपने क्या किया, आपने कॉमर्स चूज किया। So now or could be like कि आप साइंस लेने वाले थे लेकिन आपको साइंस के लिए अच्छा स्कूल या कॉलेज नहीं मिल रहा है, या फिर मम्मी पापा मना कर रहे हैं। So whatever you chose commerce, ठीक है, या फिर आप कॉमर्स लेना ही चाहते थे, ठीक है, लेकिन मम्मी पापा ने फोर्स करके आपको बोला कि नहीं साइंस लेना है। सो यू सी कि आपको नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव के तरफ आपको भेज रहे हैं, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको मम्मी ने बोला, आपने बोला मम्मी को कि फॉर एग्जांपल कि मम्मी आज मुझे पिज्जा खाना है, ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आज पिज्जा तो नहीं बन सकता, उसका ब्रेड बनाने के लिए टाइम नहीं, ठीक है। सो फाइन, तो आपने पूछा मम्मी कि और क्या बन सकता है, ठीक है, तो मम्मी ने बोला कि फॉर एग्जांपल कि आपके घर में या तो रोटी सब्जी बन सकती है अभी, या तो फिर आप पुलाव खा सकते हो, ठीक है। तो अब आपका जो ऑप्शन था वो तो फेल हो गया, आपका ऑप्शन फेल हो गया, तो अब आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे जो आपके हिसाब से आपके लिए बेस्ट है। आपका प्रेफरेंस क्या था, आपका प्रेफरेंस था पिज्जा खाने का, विच यू फॉरगो, आपने फॉरगो कर दिया, ठीक है, पिज्जा को फॉरगो कर दिया। अब आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, फॉर एग्जांपल पुलाव, ठीक है, तो रोटी सब्जी तो नहीं खानी है, मम्मी पुलाव कर दो, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप अपना नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ रहे हैं उसकी कॉस्ट हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? नाउ फॉर एग्जांपल कि आपको चूज करना था साइंस, ठीक है, आपने साइंस ना चूज करके आपने चूज किया कॉमर्स, तो ये तो आपका चॉइस है, ये तो आपका अभी का प्रेजेंट चॉइस है, बट व्हाट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज नॉट सिलेक्टिंग साइंस, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल यू एट पुलाव टुडे, व्हाट यू वांटेड टू ईट? पिज्जा, but you left it. Why? Because this was not possible. So what is the cost of eating pulao? Pizza. What is the opportunity cost of eating pulao? That is pizza. ठीक है,
what is the opportunity cost of selecting commerce is science. The next best opportunity which you forgone. ठीक है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको अब कॉलेज का ऑप्शन मिला, ठीक है, आपने whatever you chose आपको कॉलेज का सिलेक्शन करना है, ठीक है, आप 12th के बाद अब कॉलेज सिलेक्ट करना चाहते हो, कॉलेज ए, कॉलेज बी एंड कॉलेज सी। आपने कॉलेज ए में एडमिशन लिया, आपने फॉर्म भरा कॉलेज ए के एडमिशन के लिए, ठीक है, आपको कॉलेज ए में एडमिशन अगर मिल जाए तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है कॉलेज ए में एडमिशन लेना। लेकिन आपने कॉलेज बी, हम लोग ऑल्टरनेटिव कॉलेज के अंदर फॉर्म भरते हैं कि जिसमें भी नंबर लग जाए, कॉलेज बी में भी भरा और कॉलेज सी में भी भरा, ठीक है, आपके माइंड के अंदर प्रेफरेंस सेट है कि अगर सबसे पहला मेरा नंबर लगे तो मैं कॉलेज ए में जाना चाहता हूँ, बी में नंबर लगे तो मैं सबसे पहले ए में, अगर ए में नहीं लगता तो बी में, और अगर बी में भी ना लगे तो मैं सी में जाऊंगा, ठीक है। यू हैव डिसाइडेड दैट इन योर माइंड कि सबसे पहला प्रेफरेंस ए को, अगर ए के अंदर मुझे चांस मिल जाए तो मैं वहीं जाऊंगा, नहीं तो बी में, अगर बी में नहीं चांस मिलता तो सी में, ठीक है। सो दिस वे यू हैव डिसाइडेड योर प्रेफरेंस। सो इफ यू गॉट एडमिशन इन ए, तो what is the opportunity cost of getting admission in A? That is foregoing next best alternative. And what was your next best alternative? Admission in college B, which you forgo. That is your opportunity cost. Okay. So this is how you can relate the concept. अब वो इकोनॉमी में कैसे रिलेट किया जाता है, अब इसको मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को मैं इकोनॉमी के साथ अगर रिलेट करूं तो, now for example we have a piece of land, now we have to decide कि इस piece of land के ऊपर we have alternatives. For example, can we do farming, can we set up a factory, or can we set up a residential building? This is all a decision making cost. Okay, decision making के लिए यूज होती है, this is non monetary cost, ठीक है। If you are doing farming, if you are doing agriculture, then what best alternative you are foregoing? That is not setting up a factory. This is the opportunity cost of doing farming on it, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पे फार्मिंग नहीं करते तो आप यहाँ पे फैक्ट्री लगाते, और फैक्ट्री से आपको जो इनकम होती वो आपने छोड़ दी, ठीक है ना। अगर आपने वहां पे फैक्ट्री लगा ली, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई, अगर आपने वहां पे फैक्ट्री लगा ली तो आपकी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था फार्मिंग का, जो आपने छोड़ दिया। सो अगर आप वहां पे फैक्ट्री नहीं लगाते तो आप वहां पे क्या कर रहे होते, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और उस एग्रीकल्चर एक्टिविटी से होने वाली जो इनकम थी वो आपने छोड़ दी। सो बिफोर डिसाइडिंग एनीथिंग, बिफोर डिसीजन मेकिंग, वी कंसिडर दीज कॉस्ट, रियल कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। And monetary cost is but obvious. Monetary cost, all the costs which we have already studied in the factors of production. जो इससे पहले मैंने टॉपिक आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया, उससे रिलेटेड जितने भी कॉस्ट थी वो सारी की सारी मेरी मॉनेटरी कॉस्ट का पार्ट थी। ओके, मतलब जो आप लैंड को रेंट देते हो, लेबर को वेजेस देते हो, ये सारे आपकी कॉस्ट ही तो हैं। देन इंटरेस्ट देते हो कैपिटल को, देन एंटरप्रेन्योर को आप जो प्रॉफिट देते हो, ये सारा आपका मॉनेटरी कॉस्ट का पार्ट है, विच यू आर एक्चुअली इनकरिंग, जो आप एक्चुअली पे ऑफ कर रहे हो, पैसे के फॉर्म के अंदर आपके हाथ से जा रहा है, ठीक है। These costs are used for decision making and this cost is obviously the cost of the production. Now, ये सारी चीजें आप कंसिडर करते हैं while seeing the cost, but this is the limited portion of cost. हमको जो आगे पढ़ना है that is the concept of fixed cost and variable cost, which is dependent on the time period. ये जो cost थी आपका decision making से related थी, अब हमको जो पढ़ना है that cost is dependent on time factor के basis के ऊपर आपका जो cost है उसके partition हो जाते हैं, वो अलग अलग हो जाती हैं। What is that? We will continue in the next class. This is it for today. See you in the next lecture for the new concept. Bye bye.